हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी दिनों से हमारी क्लासेज स्थगित चल रही थी। उसके पीछे का मूल कारण ये है कि आप लोग सीटेट का पेपर देने में बिजी थे, इसीलिए मैं क्लासेज नहीं करवा रहा था। आज से हमारी क्लासेस फिर से शुरू हो रही है बिना किसी टेंशन के। आप पूरी क्लास तब तक होती रहेंगी जब तक कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अब किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। ठीक है, देखिए ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए कि आप जब यूपी टेट देने जाएंगे तो इसका महत्व तब आपको समझ में आएगा जब आप पेपर में बैठेंगे। ठीक है, इसका महत्व तब आपको समझ में आएगा जब आप पेपर में बैठेंगे कि वाकई में जो हमने क्वेश्चन किया था बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। वही क्वेश्चन करवाए गए थे जो हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ है। बिल्कुल आप महसूस करेंगे जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये कह रहा है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य में है तो वह क्या माना जाएगा। मतलब समान बुद्धि वाला बालक माना जाएगा, या प्रखर बुद्धि वाला बालक माना जाएगा, या उत्कृष्ट बुद्धि वाला बालक माना जाएगा, या प्रतिभाशाली वाला बालक माना जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें साझा करिए और साथ ही साथ हमें अलग जो चीज़ें हैं उसको भी बताते चलिए। चलिए नेक्स्ट बात, हाँ, इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा कि अगर किसी भी बालक की बात करते हैं तो उसकी आईक्यू लेवल यानी उसकी बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 के बीच में है तो वह कैसा बालक माना जाएगा। तो वह बालक माना जाएगा समान बुद्धि वाला बालक माना जाएगा। ठीक है, प्रतिभाशाली वाले बालक की बात करते हैं तो इसकी बुद्धि लब्धि कितना होना चाहिए। तो 130 प्लस या 130 से 40 समथिंग में होना चाहिए। तो प्रतिभाशाली वाले बालक की बात करते हैं तो उनकी बुद्धि लब्धि कितना होती है। तो एक तरीके से 130 प्लस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम में या कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है। पहला ऑप्शन हो जाता है 6 से लेकर 10 वर्ष, दूसरा ऑप्शन हो जाता है 7 से लेकर 13 वर्ष, तीसरा ऑप्शन हो जाता है 5 से लेकर 11 वर्ष और चौथा ऑप्शन हो जाता है 6 से लेकर 12 वर्ष। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। देखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से क्या बताया गया है कि सभी बच्चों को एक तरीके से मौलिक अधिकार में सभी बच्चों के 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। यह उनका मौलिक अधिकार भी है और इसे मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है आर्टिकल 45A में। ठीक है, आर्टिकल 45A में भी जोड़ा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन का समय लगता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि एक बच्चे को जन्म माता कितने दिन में देती है, मतलब कितने समय में जन्म देती है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो 150, 280 और 390 और 460। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 280 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बालक का विकास होता है सिर से लेकर पैर की ओर और पैर से लेकर सिर की ओर और दोनों की ओर और इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सिर से लेकर पैर की ओर। इसके बारे में हमने आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया है कि जो बालक का विकास होता है सिर से लेकर पैर की ओर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विकास के संबंध में गलत कथन को बताइए। विशिष्ट से सामान्य की ओर और सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर और वर्तुलाकार गति। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विकास के संदर्भ में आप लोग हमें बताइए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें पहला सही हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया था विकास की प्रक्रिया में कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास की जो गति होती है, जो विकास की दिशा होती है, सिर से लेकर पैर की ओर होती है और विकास जो होता है वर्तुलाकार भी होता है, ये भी हमने आपको बताया था।
लेकिन हमने आपको कहीं से कहीं तक ये नहीं बताया था कि विशिष्ट से लेकर सामान्य की ओर ऐसी कोई बातें हमने आपको विकास वाले चैप्टर में नहीं बताया था। चलिए बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डी का विकास, और शरीर तथा हृदय का विकास, और आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो मानव जीवन में मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग जल्दी से साझा करिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मन तथा शरीर के विकास की बात करते हैं, मन तथा शरीर के विकास की बात करते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता होती है वो मन तथा शरीर के विकास की होती है, यानी कि मन तथा शरीर का विकास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है। तो माता के गर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण होता है। पैर का, सिर का, धड़ का, या ये सभी का। जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो जल्दी से इसका आंसर बताते चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो माता के गर्भ में अगर सबसे पहले किसी बच्चे का निर्माण जो होता है, बच्चे के मतलब बॉडी में जो निर्माण होता है वो सिर का होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि पहला सही है। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। 206 होती हैं, 230 होती हैं, और 270 होती है, और 320 होती है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 270। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जन्म के समय शिशु के में जो हड्डियों की संख्या होती है 270 लगभग होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, और किशोरावस्था में, और बाल्यावस्था में, और शैशवा व किशोरावस्था दोनों में। जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कल्पना में देखा जाए तो कल्पना जगत में जो विचरण होता है वो होता है शैशवा व किशोरावस्था दोनों में। आइए बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। देखिए, शैशवावस्था की बात करते हैं तो 0 से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष। बाल्यावस्था की बात करते हैं तो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष या 13 वर्ष की अवस्था को माना जाता है। और यहीं पर किशोरावस्था की बात करते हैं तो एक तरीके से 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि अगले प्रश्न की बात करते हैं कि छोटे छोटे वाक्यों में बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में बालक करता है। पहला ऑप्शन है कि शैशवावस्था में, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था में, और तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था में, और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में। ठीक, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि छोटे छोटे वाक्यों में बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके आंसर की बात करते हैं तो ऐसा बच्चा कब करता है, शैशवावस्था में करता है। क्योंकि आपने देखा है कि 0 से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा आ जाता है तो इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर विकसित हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर, भोजन की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिना सोचे आंसर मत दीजिएगा और थोड़ा सा लॉजिक लगाकर इसका आंसर दीजिएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। तो इसके आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रकाश सही हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले बालक किस ओर आकर्षित होता है, यानी अट्रैक्ट होता है, तो लाइट की ओर यानी प्रकाश की ओर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक की जिज्ञासा, तो बालक के मन में जो जानने की इच्छा है उसे हमें क्या कर देना चाहिए। क्या उसे दमन कर देना चाहिए, क्या उसे शांत कर देना चाहिए, या उत्तेजित कर देना चाहिए, या सक्रिय कर देना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। यदि आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो आप दूसरों को भी शेयर करते चलिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शांत करना।
ठीक है, क्योंकि शांत करने से तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है कि आप उसे मार कर क्या करेंगे, शांत करवा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो जानना चाहता है, जो जानना चाहता है उसके बारे में आप उसे बताकर उसके मन में जो प्रश्न है उसको आप क्या करवा सकते हैं, शांत करवा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, दमन इसलिए सही नहीं होगा किसी भी बालक के, अगर बालक कुछ जानना चाहता है, यदि उसके बातों को आप डांट कर, यानी कि उसके जो मन में चल रही इच्छाएं उसको दमन कर देते हैं, तो बच्चे का जो विकास होगा वो बेहतर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उत्तेजित की बात करते हैं। तो उत्तेजित की बात करते हैं तो हाँ, उसे एक बार आप प्रोत्साहित कर सकते हैं कुछ जानने के लिए। ठीक है, और सक्रिय की बात करते हैं तो उसे एक्टिव भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो है आपका शांत है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, 1887 में और 1879 में और 1590 में। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1930 की बात करते हैं तो 1930 की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा कि भारत में देखा जाए तो बाल विकास की जो शुरुआत हुई थी 1930 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर थोड़ा सोच समझ कर दीजिएगा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था और स्व केंद्रित अवस्था। जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो किशोर अवस्था में देखा जाए तो चरित्र निर्माण से जो संबंधित है वो आधार युक्त आत्मचेतना। इस बात को आधारहीन की बात करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, कौन सा कथन है, यानी किसका यह कथन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये आया हुआ है 2019 या शायद 2018 में यहाँ प्रश्न आया था कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं योग्यताओं को प्रपुष्टित करता है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है हार्लॉक साहब, दूसरा ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर साहब, तीसरा ऑप्शन है मैकडुगल साहब, चौथा ऑप्शन है मोनरो साहब का। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें शेयर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्लॉक महोदय साहब। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि पहला सही हो जाएगा। ठीक है, यह कथन किसका है? हार्लॉक महोदय का। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है और इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? तो जॉन एंड सिम्पसन का और गैसल का, स्टेनली हॉल का और गिडफ्रे का। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्टेनली हॉल। इस बात को ध्यान रखिएगा, स्टेनली हॉल की बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन्होंने क्या कथन कहा है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही बातें हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मानसिक विकास का संबंध निम्नलिखित में से कहाँ पर नहीं, यानी किसमें नहीं है? तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मानसिक विकास का संबंध वजन और लंबाई से कहीं तक संबंध नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो किशोरावस्था की सर्वप्रमुख समस्या क्या है? किशोरावस्था की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? पहला ऑप्शन कहता है वजन बढ़ाने की, दूसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षा की, और तीसरा ऑप्शन कहता है समायोजन की, और चौथा ऑप्शन कहता अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग जल्दी से साझा करिए हमें।
और यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करते चलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समायोजन। बिल्कुल सही बात है कि किशोरावस्था में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बच्चा जो होता है अपने आप को हर जगह एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, हर एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है, स्किनर महोदय का, स्टेनली हॉल का और E.A. किलपैट्रिक महोदय का और थॉर्नडाइक महोदय का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर आप लोग हमें बताइए कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो इसके आंसर की बात करते हैं, तो इसके आंसर की बात करते हैं तो स्टेनली हॉल महोदय ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 3, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन है 5। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर भला किसको नहीं पता, सभी को पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही कि जीन पियाजे साहब के जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। कमेंट में आप लोग इन चारों अवस्थाओं को आप हमें लिखेंगे बाद में जब क्लास ख़त्म हो जाए तब। नेक्स्ट बात करते हैं यानी कि अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और परिवार की आर्थिक स्थिति। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखिए इसमें सारे हैं लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है उसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे करता सभी है लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो नहीं करने वाले में है वो है एक तरीके से धार्मिक वातावरण। नेक्स्ट बात करते हैं नैतिक तर्क अवस्था सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है या किसने स्पष्ट किया है? तो नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्राइड साहब ने और पावलोव साहब ने। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलबर्ग महोदय ने नैतिक विकास की बात आ गई। देखिए यहाँ नैतिक शब्द आ गया इसलिए आपको तुरंत याद करना चाहिए कोलबर्ग महोदय ने ही यही बात कही है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर महोदय ने, अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने, नॉम चॉस्की महोदय ने और E.C. टॉलमैन महोदय ने। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉम चॉस्की महोदय यानी कि चॉम्स्की महोदय, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस 1 से 2 प्रश्न और कर लेते हैं। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखीय, गुदी और लैंगिक और प्रसुप्ति। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर C ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि लैंगिक सही हो जाएगा। कि फ्राइड के अनुसार देखा जाए तो जो लैंगिक अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज के लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न क्या है कि बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ में के 4-5 वर्षों के अनुभव में आधारित होता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, क्रांतिक अवस्था समूह और संज्ञानात्मक विकास। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रारंभ में 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं और कल मिलते हैं अपने समय पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।